बीजेपी का ना कभी कुछ धर्म से लेना देना रहा, ना राम से लेना देना रहा। वो सिर्फ राम जी का नाम लेकर के अपनी राजनीति को, सत्ता प्राप्त करने को उनका उद्देश्य रहा हमेशा। और भगवान राम का नाम का जो दुरुपयोग मैं कहूँगा उन्होंने किया अपना सत्ता पाने के लिए, ठीक है। और सरकार चलाना बीजेपी को आता ही नहीं है, इसलिए अब धीरे धीरे जो नशा था वो उतर रहा है लोगों का। और जो मनमोहन सिंह जी ने या कांग्रेस ने नेहरू जी के ज़माने से, इंदिरा जी के ज़माने से, शास्त्री जी के ज़माने से, राजीव जी के जो एक देश को मजबूती प्रदान की थी, ठीक है, वो 10-12 साल में जिस तरह से ये सरकार चली है इसने पूरा खोखला कर दिया ना। मतलब जब मोदी जी सत्ता में आए तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था देश के ऊपर, जो 70 साल में हुआ था। अब वो कर्ज जो है वो 4-5 गुना बढ़ चुका है 12 साल में। तो कह रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी सड़कें बनवा रहे हैं, पहाड़ में हाईवे बनवा रहे हैं। तमाम जो मतलब संवैधानिक संस्थाएं थी वो बिल्कुल कंगाल हो चुकी है, हाईजैक हो चुकी है। उनमें आरएसएस के आदमी बिठा दिए गए। आपकी न्यायपालिका, आपका चुनाव आयोग सब खत्म कर दिया। 5 गुना ज़्यादा बच्चे आए। और अब 19 जुलाई को जो इलाहाबाद में कार्यक्रम होने जा रहा है, आज तो हम बैठे हैं, आज 30 जून है। अभी से जिस तरह की वहाँ से तरंगें उठ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, वो ऐसा है कि मैं आपको शंभू जी एक लिख करके दे रहा हूँ कि वो 19 जुलाई का कार्यक्रम इलाहाबाद का इस देश की राजनीति की दिशा बदलने जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड। मेरे साथ डॉक्टर अनिल जय हिंद हैं। आप सब जानते हैं इनको, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक न्याय को लेकर इन्होंने लंबा काम किया है। हालात बदल रहे हैं देश में, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, नौकरी, युवा कैसे सोचते हैं ये। और राहुल गांधी का कोटा के बाद इलाहाबाद में बड़ा कार्यक्रम है, उसके बाद फिर पटना में बड़ा कार्यक्रम है, 7 जुलाई को शायद वो इलाहाबाद जाने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस ने अभी एक बड़ा बदलाव भी किया है कि यूपी में राजेंद्र पाल गौतम को उन्होंने प्रभारी बनाया है। तो क्या कांग्रेस जो है वो जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी भी उधार है, उसकी भरपाई करने की कोशिश है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और नेशनल दस्तक से तो सालों से हम बातचीत कर रहे हैं और हमेशा सौभाग्य है कि नेशनल दस्तक के दर्शकों से बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप यूट्यूब चैनल को इतना तवज्जो दे रहे हैं और समय देते हैं। असली चैनल ही यूट्यूब चैनल है, बाकी सब तो बकवास है। नहीं, लेकिन अब टीवी भी लोग यूट्यूब पर ही देखते हैं, तो अब हम लोग को बहुत झिझक नहीं है कहने में कि हम लोग भी पत्रकार हैं। सर क्या लग रहा है कि कोटा में बड़ी मैसिव रैली हुई, स्टूडेंट का बड़ा संख्या में आए, अब यूपी में आप लोग जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो जाति और धर्म की जो राजनीति थी, अभी बीजेपी जो धर्म की राजनीति पर सवार है, लगातार चुनाव जीत रही है, वो इस कम से कम अब स्टूडेंट समझेंगे, क्योंकि रोजी रोटी अब बड़ा मुद्दा बन गया है, 12 साल समय निकल गया। देखो ऐसा है कि बीजेपी का ना कभी कुछ धर्म से लेना देना रहा, ना राम से लेना देना रहा। वो सिर्फ राम जी का नाम लेकर के अपनी राजनीति को, सत्ता प्राप्त करने को उनका उद्देश्य रहा हमेशा। और भगवान राम का नाम का जो दुरुपयोग मैं कहूँगा उन्होंने किया अपना सत्ता पाने के लिए, ठीक है। और सरकार चलाना बीजेपी को आता ही नहीं है, इसलिए अब धीरे धीरे जो नशा था वो उतर रहा है लोगों का। और जो मनमोहन सिंह जी ने या कांग्रेस ने नेहरू जी के ज़माने से, इंदिरा जी के ज़माने से, शास्त्री जी के ज़माने से, राजीव जी के जो एक देश को मजबूती प्रदान की थी, ठीक है, वो 10-12 साल में जिस तरह से ये सरकार चली है इसने पूरा खोखला कर दिया ना। मतलब जब मोदी जी सत्ता में आए तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था देश के ऊपर, जो 70 साल में हुआ था। अब वो कर्ज जो है वो 4-5 गुना बढ़ चुका है 12 साल में। तो कह रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी सड़कें बनवा रहे हैं, पहाड़ में हाईवे बनवा रहे हैं।
तमाम जो मतलब संवैधानिक संस्थाएं थी वो बिल्कुल कंगाल हो चुकी है, हाईजैक हो चुकी है। उनमें आरएसएस के आदमी बिठा दिए गए हैं। आपकी न्यायपालिका, आपका चुनाव आयोग, सब खत्म कर दिया। जो तिनका तिनका जोड़ करके महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, सब ने बनाया था, उसको उजाड़ करके रख दिया। और अब ये जो नई जनरेशन है, जो युवा है, जिसको क्या जेन जी के बोलते हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी है। उसका एक छोटा सा उदाहरण हमें कोटा में देखने को मिला। कोटा में 17 जून को कार्यक्रम हुआ था राहुल जी का, और 21 जून को नीट का एग्ज़ाम था, 3 दिन बाद। तो ऐसा लगता था कि ज़्यादा बच्चे आएंगे नहीं, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो बच्चे जुटे हुए होते हैं अपनी तैयारी में, लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा था इतना ज़्यादा था कि वो एक्सप्रेशन था जो राहुल जी की उम्मीद के हिसाब से, मतलब उस कार्यक्रम के जो हम लोगों की उम्मीद थी, 5 गुना लोग आए, 5 गुना ज़्यादा बच्चे आए। और अब 19 जुलाई को जो इलाहाबाद में कार्यक्रम होने जा रहा है, आज तो हम बैठे हैं, आज 30 जून है। अभी से जिस तरह की वहाँ से तरंगें उठ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं, वो ऐसा है कि मैं आपको शंभू जी एक लिख करके दे रहा हूँ कि वो 19 जुलाई का कार्यक्रम इलाहाबाद का इस देश की राजनीति की दिशा बदलने जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड है, ज़्यादा दिन नहीं, आप 19 दिन बाद देख लीजिएगा ऐसा कार्यक्रम। क्यों? उसका कारण ये है कि इस देश के युवाओं के जो दिल में गुस्सा है, जो छात्रों के दिल में, उसका एक्सप्रेशन होगा वो। और सब राहुल जी में उम्मीद का सूरज देख रहे हैं। चारों ओर अंधकार है, एक ही उम्मीद का सूरज है, जिसका नाम है न्याय योद्धा राहुल गांधी। ये स्थिति आ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, मतलब हजारों मुद्दे हैं ऐसे जिनसे जनता त्रस्त है। पेट्रोल की कीमतें, गैस नहीं मिल रही, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे, बच्चे मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा, क्या खाएं? लेकिन इन सब के बावजूद जो आम पब्लिक है, टीवी अखबार में अभी देखिए गर्मी से लोग हजारों हजार लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है, क्राइसिस है, यहाँ तक कि राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी है, लेकिन मीडिया में ये सब खबरें गायब है। मीडिया मैनेजमेंट में आप लोग आगे जीत नहीं पाएंगे, जनता को पता ही नहीं चल रहा है। लोगों को लग रहा है टीवी तो दिखाई नहीं रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, टीवी दिखाई नहीं रहा है कि यूपी में 4000 लोग एक दिन से हीट वेव में मर गए। देखिए, मीडिया की एक भूमिका है, एक हद तक जो है ना, मीडिया नैरेटिव चेंज कर सकता है, कुछ चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल सकता है, लेकिन जब पेट में आग लगती है तो मीडिया कितना भी कहता रहे कि सबका पेट भरा और लेकिन मेरे को भूख लग रही है, तो मैं कैसे मान लूँगा मीडिया की बात? अब जो आग है वो लोगों के घरों तक पहुँच चुकी है। लाखों रुपए खर्च करके लोग अपने बच्चों को नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, आईआईटी की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो मेहनत का तो कुछ इस देश में इसका मतलब कोई अर्थ ही नहीं रह गया। जो हेरा फेरी कर लेगा, जो पेपर लीक करवा लेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो युवाओं का जो भविष्य, अब देखो इंजीनियर जो हैं, तो मेरे को बता रहा था आंकड़े, 80% इंजीनियर इस देश में बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। बीटेक कर रखी है लेकिन ओला चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, डिलीवरी बॉय जोमेटो के बने हुए। ये कोई अच्छी चीज़ है? तो प्लानिंग एक इंजीनियर है, आप उसको काम दीजिए ना, देश बनाएगा वो आपका। प्लानिंग कमीशन के किसी सीनियर बंदा ने कहा है कि अब प्लम्बर, कारपेंटर और बिल्डर की ज़रूरत है देश को, नो डॉक्टर इंजीनियर। ऐसी बात नहीं है। देखिए, देश में डॉक्टर, अच्छा एक चीज़ बताइए, जितनी बीमारियां और जितने बीमार हमारे देश में हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पाता, पूरी दुनिया में नहीं है, तो डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चले जाइए, ये ऑपरेशन कराना है, पता लगेगा आपको 5 साल बाद की डेट मिलेगी, तो 5 साल बाद आइएगा। तो ऐसा क्यों है?
क्योंकि भाई डॉक्टर आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर, जैसे अब राम मंदिर में चोरी का मुद्दा है, यही अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो मतलब सड़क को छावनी में तब्दील कर देती। आप लोग कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, एसी में बैठते हैं, विपक्ष को निकलना नहीं है सड़क। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे जब न्याय योद्धा राहुल जी वो कोटा में निकल गए और हर शहर में हमारे पार्टी के तमाम युवा कांग्रेस, NSUI, तमाम हमारे डिपार्टमेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये आप वाली जो बात आप पहले कह रहे थे ना कि मीडिया दिखा नहीं रहा, वो बात है, लेकिन हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़क पे निकल रहे हैं। बंगाल में एक बड़ा तोहफा दिया है बीजेपी ने ओबीसी के लोगों को। 4000 जातियां हैं ओबीसी में, यादव, कुर्मी, कुशवाहा। हाँ 17% जो रिजर्वेशन था उसको 7% कर दिया है। और उससे उम्मीद क्या है भाई, जिस तरह की मानसिकता की पार्टी है वो मनुवादी, तो यही काम उसने करना था, कर दिया। तो आप लोग के लिए कोई एजेंडा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है? नहीं देखिए, ऐसा है कि अब हम गए जी उसने ये कर दिया, नहीं वो जब है ही वो मनुवादी पार्टी तो और करेगी क्या, वो यही करेगी। हमारा एजेंडा ये है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर की पार्टी है, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग है, जो दलित है, जो आदिवासी ये तो है। अच्छा स्लोगन है सर, कांग्रेस कमजोर की पार्टी। हाँ, तो कमज़ोर लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए आपका जो मीडिया है वो तो पैसे वाले लोग हैं। आप कांग्रेस का वोट देखिएगा, जो जितना गरीब वर्ग होगा ना वो कांग्रेस के साथ उतना ज़्यादा होगा, और जितना अमीर वर्ग और सक्षम वर्ग होगा वो आपको बीजेपी के साथ ज़्यादा नज़र आएगा। तो कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो वो सबको न्याय देती है। तो हमें तो लगता है ये स्लोगन होना चाहिए, कमजोर की कांग्रेस, कमजोर पार्टी, कमजोरों की पार्टी कांग्रेस है ही इसका तो बैनर पोस्टर बनना चाहिए। नहीं। तो देखो ऐसा है कि गरीब और कमज़ोर जो भी तबके हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनके साथ उनके लिए जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने, जब एक गरीब देश था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो भारत बहुत गरीब देश था, यहाँ सुई भी नहीं बनती थी यार, ठीक है, उन्होंने तिनका तिनका जोड़ करके इस देश को बनाया। और हमारे जैसे लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल, क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बना 15 रुपये महीने की फ़ीस दे करके। अब मोदी जी को मिली है, ऐसा देश मिला जहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन वो 5 ट्रिलियन में से मेरे को लगता है 4.9 ट्रिलियन तो अदानी अंबानी के पास चला जाता है। बाकी लोग जो हैं वो कितने 80-85 करोड़ जो है वो बेचारे अनाज के लिए मोहताज हो गए। तो समावेशी विकास नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, समता नहीं है। पैसा आ रहा है लेकिन वो 2-4 की पॉकेट में जा रहा है, बाकी सब जो है बिल्कुल हैंड टू माउथ है। पुराने अमीर कांग्रेसी भी तो बीजेपी में चले गए। देखो, बीजेपी में जाने के अलग अलग कारण हैं। कई लोग लालच में गए हैं, कई लोग डर में गए, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, हम लोग को तो बताएंगे। ये सब, ये आप सड़क पे चलते हैं ना, किसी से पूछ लीजिए, चाय के ढाबे पे बैठ जाइए कि कांग्रेस से बीजेपी में क्यों गए हैं, तो कोई भी बता देगा कोई वैचारिक कारण नहीं था जाने का, एक ही कारण था, या तो डर था या भाई कोई लालच था। क्योंकि जिन लोगों पे बहुत सीरियस आरोप, गंभीर आरोप, जैसे ये कौन है असम का मुख्यमंत्री जो बोलता रहता दिन भर, हेमंता विश्व शर्मा, हेमंता, इसके ऊपर मोदी जी ने क्या आरोप लगाए थे, बहुत ही गंभीर, मतलब जीवन भर वो जेल से नहीं आ सकता, 7 बार जन्म ले तो 7 जन्म उसके जेल में बीते, ऐसे आरोप लगा दिए थे। और वो बीजेपी में जाते वो, मतलब वो तो इनका राम मंदिर चोरी वाला जो मामला है, इसे लगता है कि हिंदू बीजेपी का जो हिंदू कार्ड है उसमें कुछ डेंट लगेगा। देखो, राम जी में बीजेपी लोगों की ना कभी आस्था रही नहीं, वो मानते नहीं राम को, वो राम जी को मानते हैं वोट गैदर करने का एक जरिया, ठीक है, वो वोट मिल गया, राम मंदिर बन गया। अब उन्होंने कहा मंदिर बन गया तो ये ATM बन गया,
अब पैसा इकट्ठा करो, उससे पैसे से विधायक खरीदो, सांसद खरीदो। आपने चढ़ावे के पैसे एक से। चीज आप देखो, एक पिछले दिनों एक बात आती थी ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कुछ ऐसा बोलते थे ना ये लोग, क्या बोलते थे? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम उनको लाएंगे। तो क्या मतलब था उसका कि बीजेपी वाले राम को लाए हैं। अरे भाई, अब मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकल जाए। नहीं नहीं बिल्कुल। ये राम जी तो, बीजेपी तो अभी बनी है पार्टी, और आरएसएस तो 100 साल पहले बनी है। राम जी तो लाखों साल पहले से पूरा ब्रह्मांड के रचयिता, ये क्या कहते हैं, पूरी जो आपके एक केंद्रीय ये राम को कहाँ से ले आए? आपके गृह मंत्री हैं कर्नाटक के, वो आरएसएस से हिसाब किताब ढूंढ रहे हैं। खड़गे, प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि हिसाब किताब दो। हाँ, खाता ना भाई, आप सबके पीछे ईडी भेजते रहते हो, सबके पीछे इनकम टैक्स लगा देते हो भाई। आरएसएस के पीछे भी तो भेज कर देखो है क्या भाई। राम जी क्या थे? तो उन्होंने तो भाई जैसे अग्नि परीक्षा सीता जी की भी हुई, ठीक है, तो असली राजा मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उन्होंने एक जीना सिखाया भी, ऐसे राजा को बिहेव करना। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं, कुछ आरएसएस समर्थक कह रहे हैं कि हिंदुओं का चढ़ावा था, हिंदुओं ने चोरी किया, क्या दिक्कत है? ये आरएसएस की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं कराते हैं? सुप्रीम कोर्ट की तो कह रहे हैं ना, हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने चोरी कर लिया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी एससी एसटी नहीं है। ये क्या मतलब, हिंदुओं का पैसा है, हिंदू चोरी कर लो? तो अदानी का पैसा क्या कोई भी हिंदू चोरी कर सकता है? अदानी भी हिंदू है, कोई और उसका चोरी करके ले जाएगा तो आप उसको माफ कर दोगे? हाँ यार, ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। कह तो रहे हैं ना, ये बकवास बातें हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन दुनिया में तो मोदी जी का डंका बज रहा है, टीवी अखबार बताता है। आज ही कोई बता रहा था, ट्रंप जी ने सुबह 6 बजे कहते लगाओ फोन। कौन? जो उनके जो अमेरिका के विशेष राजदूत हैं भारत में, स्वर्गीय, हाँ, वो बता रहे थे एक टेलीविजन चैनल पर कि ट्रंप और मोदी की इतनी अच्छी दोस्ती है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे भी वो फ़ोन कर सकते हैं, जबकि नेताओं के फ़ोन टाइमिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। देखिए, अब देश का क्या डंका बज रहा है, और हमारे पास पुरानी वीडियोस मौजूद हैं। नेहरू जी जब जाते थे अमेरिका में या दूसरे देशों में, उनका कितना मान सम्मान होता था। हमारे वो वीडियो मैंने देखी है जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति राजीव जी के ऊपर छाता लेकर के चल रहा है, ठीक है ना। एक हमारे प्रधानमंत्री सबके सामने ज़बरदस्ती जाके खड़े हो जाएंगे, यूँ ही हू करने लग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। अपना स्वाभिमान उसको मेंटेन होना चाहिए। मोदी जी 140 करोड़ लोगों के देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा है छात्र बेरोजगारी। देखो, कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ जाके खड़ी हो जाती है जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, ठीक है, गरीब हो, अमीर हो, चाहे अन्याय जिसके साथ खड़ा होगा उनके साथ न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आपको साथ खड़े नजर आएंगे, ठीक है। इस समय छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो युवा हमारे भर्ती परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है। तो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी डट के हिमालय पर्वत की तरफ उनके साथ खड़े हैं। हाँ, तो पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी में राहुल गांधी जी का, खासकर इलाहाबाद में जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा जोन है, इस देश में नौकरी, सरकारी नौकरी, कम से कम जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पहली पीढ़ी हैं, जो स्कूल कॉलेज गए हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। और पेपर लीक उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड़ा है। राहुल गांधी उस मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं और उनका इलाहाबाद में कार्यक्रम है 27 जुलाई बोले 19 जुलाई। उसके बाद शायद पटना में भी कार्यक्रम है, उसके बाद दिल्ली में भी कार्यक्रम है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमें समय देने। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।